टॉपिक इज ऑप्टिक्स। अभी हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिक्स का टॉपिक है। इस ऑप्टिक्स को हमको पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स है क्या? व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लाइट के नेचर को पढ़ते हैं, उसके सोर्सेस को पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, इफेक्ट्स को पढ़ते हैं और विजन को पढ़ते हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ लाइट नेचर। लाइट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या कैसा वेव है वो जानते हैं। इट्स सोर्सेस, कौन कौन सोर्सेस हैं इसके, है ना। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, है ना। इफेक्ट्स क्या क्या है, विजन क्या क्या है, ये सब हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। These are the topics which are studied under the topic ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत इतने सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग लाइट को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर में हम लोग लाइट को पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट के बिना कुछ भी देखना असंभव है। अंधेरे में कोई कुछ नहीं देख पाता, है ना। तो ऑप्टिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद लाइट्स नेचर, इट्स सोर्सेस, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड विजन। तो सबसे पहले हमें ऑप्टिक्स का बहुत सारे ब्रांचेस को समझना होगा कि कितने सारे ऑप्टिक्स के ब्रांचेज हैं, है ना। ऑप्टिक्स में पहला टाइप जो होता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं, 9th और 10th में पढ़ चुके होते हैं। सीबीएसई में क्लास 10th में आता है ना, और आईसीएसई में क्लास 9th में ही आ जाता होगा मे। तो रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कुछ आप परिचित होंगे, वो आप लोग 9th 10th में ही पढ़ चुके होंगे। बचा जो पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, ये 11th एंड 12th में हम लोग पढ़ते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं और कहीं कहीं 12th क्लास में भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन 9th 10th में इसको नहीं पढ़ते हैं। ये हायर स्टडीज है ऑप्टिक्स का, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत जानते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। दो ऑप्टिक्स हैं, कौन कौन है भाई? एक वेव ऑप्टिक्स है और दूसरा क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स। दो चीजों को हमको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लाइट को। लाइट क्या है? इससे पहले या 8th 9th क्लास में भी आप लोग जानते होंगे कि लाइट का सिंपल डिफिनेशन क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट एनर्जी का वो रूप है जिसके वजह से हम आसपास की चीजों को आराम से देख पाते हैं। ओके, देख ही नहीं पाते, उससे एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस। ये लाइट से हम लोग गर्मी भी फील होती है, प्लस ऑब्जेक्ट को हम देख भी पाते हैं। चलिए, एक डिफिनेशन ये आया। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल टू अस, या हमारा लाइट आंख में जब पहुंचता है तो सेंस कर लेता है। आंख हमारा क्या करता है? सेंस कर लेता है। तो सेंस करके हम समझ पाते हैं कि लाइट घुस चुका है तो कुछ दिखता है। और लाइट अगर ना पहुंचे हमारे आंखों में तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो आखिर आंख में पहुंचता कैसे है? तो रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचता है या रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचता है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखती है। ओके, वो एक एक चीज हमें क्लियर कट समझनी है। तो लाइट का डिफिनेशन क्या हुआ? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आप लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको समझाते हैं। ओके, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को। ओके, हेलो, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो सनलाइट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? जो सनलाइट है, लाइट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला हम लोग जानते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है जो मूव करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह मूव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये है कि इस वेव में, इस तरह के वेव में दो चीजें हैं। क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी इलेक्ट्रिक वेव भी है, और मैग्नेटिक वेव भी है, मैग्नेटिक वेक्टर्स भी हैं।
एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आर ऑर्थोगोनल। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक वेव या मैग्नेटिक वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आर ऑर्थोगोनल। ओके, जो डायरेक्शन है वेव मोशन का वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस चीज को समझेंगे। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मान लो कि इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई की तरफ मूव कर रहा हो, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, पॉजिटिव वाई फिर निगेटिव वाई फिर पॉजिटिव वाई फिर निगेटिव वाई अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक वेक्टर मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है भाई, तो मैग्नेटिक वेव मूव कर रहा है, ये जेड डायरेक्शन की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों सनलाइट जो है दोनों से मिला हुआ है, ये सनलाइट जो है दोनों चीज से मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है, मिला हुआ है। सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों के दोनों सेम फेज में है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, हाफ टाइम पीरियड में ये यहां पहुंच रहा है तो ये भी क्या होगा, यहीं पहुंच रहा है। तो इसको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में है, ये कौन से प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में होगा, है ना, ये एक्जेक्ट प्लेन में है। तो ये ग्रेविटेशनल, सॉरी ये मैं बता दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये डॉटेड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्टिकल में ऊपर नीचे देख रहे हैं, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। और ये जो है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं, ये वेक्टर, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, अगर मैं ई नोट बता दूं यहाँ पर, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ई नोट यहाँ पे क्या है, बी नोट। ओके, इन दोनों से मिला हुआ है लाइट बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको समझेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस से मूव कर रहा है ना, वाई एक्सिस से मूव कर रहा है। और ये क्या है, किससे मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के लिए मूव कर रहा है। ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, और दोनों का मूवमेंट, दोनों का नेट मूवमेंट जो है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट हुआ, लेकिन वेव की इधर जा रहा है, लाइट किधर जा रहा है, लाइट एक्चुअली एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसको आप लोग समझिए, लाइट किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ओके, इस कहानी को आप लोग समझिएगा। तो सी वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, E क्रॉस बी किधर दिखा रहा है, E क्रॉस बी इधर दिखाएगा, E क्रॉस बी इधर भी आप देख सकते हैं। तो लाइट की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। टोटल वेव जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, वेव की डायरेक्शन किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, दैट इज टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ वेव का मोशन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का वेव का मोशन किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। और ये दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, प्लस डायरेक्शन ऑफ वेव इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू बोथ ऑफ दिस। और वेव का जो मोशन है वो इन दोनों के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, सेम फेज में है, यहाँ देख लीजिए सेम फेज में, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहीं पे ये पहुंच रहा है, उतने ही टाइम ये पहुंच रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ पहुंच रहा है, ये सब सेम फेज में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये ऑर्थोगोनल है, उसका डायरेक्शन भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ओके, जैसे कि हम लोग एक्सिस में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। लाइट का तीसरा प्रॉपर्टी हम समझते हैं, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अनलाइक साउंड वेव, किसके जैसा, किसके उल्टा, अनलाइक साउंड वेव की तरह इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन ट्रेवल इन एयर, दे कैन ट्रेवल इन वाटर, दे कैन ट्रेवल इन ग्लास, दे कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपैगेशन। साउंड को एक मीडियम की जरूरत है प्रोपैगेशन के लिए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं ना। कौन सा वेव बोलेंगे, साउंड वेव। साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए प्रोपैगेट करने के लिए, लेकिन लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मीडियम में जा सकता है। ओके, लाइट कैन प्रोपैगेट इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, लाइट कैन प्रोपैगेट इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, बट साउंड ट्रेवल्स ओनली इन सम मटेरियल मीडियम्स, नॉट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में मूव नहीं कर सकते। ओके, मैकेनिकल वेव कहलाते हैं, और ये नॉन मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। ये लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव कहलाते हैं, अनलाइक साउंड वेव्स। स्पीड की बात करें, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितना है, c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्री स्पेस में होता है, जिसको हम वैक्यूम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। लेकिन इसी लाइट का किसी मीडियम में कितना स्पीड होगा, दैट इज इक्वल टू c/μ। म्यू क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। ओके, लाइट बेंड करती है, दूसरे मीडियम में लाइट अगर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कारण क्या है कि दूसरा मीडियम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, फ्री स्पेस की तरह नहीं होता कि लाइट को जाने के लिए फ्री स्पेस हो, खाली जगह हो, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं जो लाइट को रोकता है। जैसे सीमेंट में अगर ये जो दीवार है यहाँ पर लाइट को पास कराओ तो लाइट पास नहीं कर पाएगा। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, स्पीड उसमें क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, तो ग्लास के आर पार ये लाइट चली जाती है, लेकिन स्पीड उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे लाइट पार भी नहीं कर पाएगा, स्पीड इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए अब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, ट्रांसमिशन हम जो बाद में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन है ना। स्पीड इज एनी मीडियम, लाइट का किसी भी मीडियम में क्या स्पीड होता है, दैट इज गिवन बाय v c/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देख लीजिए। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज हम समझते हैं लाइट के बारे में। लाइट का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कुछ भी फील्ड है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इस तरह के ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी वेव या पार्टिकल्स को हम एक पार्टिकुलर प्लेन में मूवमेंट करवा सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जो हमारे मार्केट में पोलराइज्ड गॉगल्स आते हैं, चश्मे आते हैं, वो क्या होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। या हमारे गाड़ी का जो सामने वाला शीशा रहता है वो भी पोलराइज्ड ग्लास ही रहता है, जो लाइट को, आने वाला लाइट को पार्टिकुलर प्लेन में ही मूव करवाएगा। मतलब उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, यहाँ पे घटा सकता है। लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट भी किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। सो लाइट कैन बी पोलराइज, लाइट को हम पोलराइज भी कर सकते हैं। ओके, सो ट्रांसवर्स इन नेचर की वजह से हुआ है। अगर लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर नहीं होता, अनलाइक द साउंड वेव्स, तो इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर प्लेन में हम इसको कांस्टेंट टू मूव करवा सकते हैं। फोर्सफुली हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर प्लेन में ये मूव कर सकता है। ओके, मतलब ओवरऑल इंटेंसिटी इसका कम कर सकते हैं। यही काम इसमें होता है, चलता है। आगे चलते हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट अगर है और दूसरा कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उससे अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। ये कौन सा, लाइट, सनलाइट है या लाइट है, दैट विल बी अनडिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट द लाइट।
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। जो 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 जिस डायरेक्शन में जा रहा है लाइट उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, इधर उधर नहीं उसको छितरा सकता, स्कैटर नहीं कर सकता, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अब आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम देखिए कैसा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम का मतलब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा है, वेव्स का ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम है। इसको समझिए कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल लाइट नहीं होती। जो विजिबल लाइट हम जानते हैं, हमारा आंख 7 कलरों को पहचानता है ना। दुनिया सतरंगी है तो 7 कलरों को पहचानता है। वो कौन कौन से कलर हैं वो देखिए। विजिबल लाइट जो हमारा आंख डिस्टिंग्विश कर सकता है, सिर्फ 7 कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देख सकते हैं 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कितने सारे वेवलेंथ हो सकते हैं। इनफाइनाइट वेवलेंथ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कलर भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। लेकिन हमारा आंख सिर्फ और सिर्फ 7 कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाता है, सेंस कर पाता है। बाद बाकी कलर्स हमारा आंख सेंस नहीं कर पाता। और हमारा आंख अगर इतने सारे कलर्स हर चीज अगर सेंस कर ले तो भगवान को भी देख सकता है। जो ऐसे अदृश्य चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, उसको भी देख सकता है। लेकिन हमारे आंख में इतना ही पावर दिया गया है कि मात्र 7 कलर्स को समझ सके। इसीलिए दुनिया सतरंगी है, 7 रंगों उसका है ना। तो विवग्योर, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, विवग्योर, VIBGYOR। ओके, 7 कलर्स को हम आराम से देख सकते हैं, या 6 कलर को आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमने इस तरह से सजा के रखा हुआ है। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ 7 कलर से बने हुए हैं, 7 कलर्स ही हैं क्या, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं क्या? नहीं, यही एक नहीं है। इंफ्रारेड वेव्स भी हैं, माइक्रोवेव्स वेव भी हैं, रेडियो वेव्स भी हैं, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 तरह से हम डिवाइड किए हुए हैं। इससे कम वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट भी है, एक्सरे भी है एंड गामा रे भी है। ये गामा रे है, ये एक्सरे है, ये अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, इस तरह से बहुत सारा लाइट। ओके, यहां देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम और ये 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स हैं जो हमारा आंख सेंस कर लेता है। 7 कलरों को हमारा आंख सेंस कर लेता है। इससे कम वेवलेंथ, अगर मैं ये कहूं कि लेफ्ट से राइट अगर जाऊं तो वेवलेंथ क्या होगा। अगर वेवलेंथ मैंने एंगस्ट्रॉम में दिखाया है, फिर यहाँ मिलीमीटर में, फिर वहां मीटर पे, वहां किलोमीटर में, तो आपको साफ दिख रहा है लेफ्ट से राइट में जाने में वेवलेंथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेवलेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने में वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वेवलेंथ के इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेफ्ट से राइट जाने में, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, hc/λ। यहां देख लीजिए hc/λ। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रही है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक गामा रे, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक डेंजरस गामा रे, उससे कम डेंजरस एक्सरे, उससे कम अल्ट्रावायलेट रे, और इससे कम हमारा विजिबल लाइट, इसमें भी एनर्जी होती है। फिर उससे भी कम कौन सा, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। इसका एक चैप्टर है 12th क्लास में दिया हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलेटेड अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, समझते हैं, है ना। एक चैप्टर दे दिया गया है। इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा। इसका वेवलेंथ उससे कम, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, है ना, सॉरी 10⁻³ मीटर इसका वेवलेंथ है। ओके, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, घट रही है धीरे। इस लेफ्ट से राइट जाने में एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। ओके, और वेवलेंथ की बात देखिए, वेवलेंथ इसका इन दोनों के बाउंड्री रीजन का जो वेवलेंथ आ रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, और एक्सरे अल्ट्रावायलेट रीजन का जो बाउंड्री है वो 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। इसका बाउंड्री अल्ट्रावायलेट विजिबल का बाउंड्री कहां पर है, 4000 एंगस्ट्रॉम के पास में है, और विजिबल और इंफ्रारेड का 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इंफ्रारेड माइक्रोवेव का क्या है, 1 मिलीमीटर, एंड माइक्रोवेव रेडियो वेव का भी कितना है, 1 मीटर, और इसका कितना है, किलोमीटर। रेडियो वेव का लॉन्ग अगर आप देखते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इतना लंबा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का, और लंबे लंबे दूरियों को तय करता है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का
शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, पूरा डिटेल में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आपको मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन। ओके, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी, आपको ज्यादा नहीं दे रहा। जो चीजें आपको रे ऑप्टिक्स में या वेव ऑप्टिक्स में काम आएंगे वही इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ओके, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट, वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम। येलो एंड ग्रीन लाइट को हमारा आंख अच्छे से सेंस कर लेता है, हमारा आंख दो ही लाइट को अच्छे से सेंस कर पाता है। इसीलिए जितने सारे बॉल्स आप देखते होंगे, टेनिस के बॉल जितने सारे होते हैं येलो कलर के होते हैं, कि हमारा आंख उसको सेंस कर सके। ओके, हमारे आंखों का सेंसिटिविटी इन दोनों कलर के लिए विशेष है। ये दो कलर रहेंगे येलो और ग्रीन, तो हमारा आंख आराम से देख सकता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है हमारा आंख इन दोनों कलरों को देख करके। जिसका वेवलेंथ कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। आई मोस्ट सेंसिटिव, तुरंत सेंस कर लेता है, तुरंत सेंस कर लेगा, पता चल जाता है। ओके, सेंसिटिविटी ऑफ आई डिक्रीजेस बोथ साइड्स। देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ आई डिक्रीजेस बोथ साइड्स, मिनिमम फॉर रेड एंड वायलेट। मिनिमम फॉर रेड एंड वायलेट, इसका हमने ग्राफ बता रहा हूं आपको। देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ आई एंड वेवलेंथ, सेंसिटिविटी ऑफ आई वाई एक्सिस मान लो और वेवलेंथ जो है इधर है। तो मोस्ट सेंसिटिव की बात मैं करूं तो यहां पे आपको येलो एंड ग्रीन मिल जाएंगे। इस रीजन में ज्यादा सेंसिटिव दो ही कलर होते हैं हमारे आंखों के लिए, फर्स्ट इज येलो एंड सेकंड इज ग्रीन। यहां पे वो दो कलर दिख जाएंगे। सबसे कम सेंसिटिव कौन हमारे आंखों के लिए, जिसका वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम के पास, दैट इज नोन एज वायलेट कलर, और 7000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर। यही दोनों कलर क्या होते हैं हमारे आंखों के लिए सबसे कम सेंसिटिव होते हैं। तो यहां देखिए कि सेंसिटिविटी हमारे आंखों के लिए जो है सबसे पहले बढ़ रहा है। पहले सबसे कम किसके लिए, वायलेट कलर के लिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच रहा है येलो एंड ग्रीन के लिए, फिर धीरे धीरे घटते 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 फिर जीरो पे आ रहा है किसके लिए, 7000 एंगस्ट्रॉम रेड लाइट के लिए। तो हमारा आंख का सेंसिटिविटी इन दोनों कलर्स के लिए बहुत कम है, जीरो के आसपास है। सबसे ज्यादा कलर किसके लिए, येलो एंड ग्रीन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट इज मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लू। फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है, ब्लू के लिए सेंसिटिव है, ब्लू के लिए, एंड सबसे कम किसके लिए, रेड के लिए। फोटोग्राफिक प्लेट इज मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लू एंड लिस्ट टू रेड। सबसे ज्यादा सेंसिटिव ब्लू लाइट होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे और सबसे कम रेड लाइट। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके।